हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट बुक को सुन रहे हैं, उसमें हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी को इस समय सुन रहे हैं। यह बुक लूसेंट जीके बुक या काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह एनसीईआरटी बुक का सार है इसमें। ठीक है, उसी का एक कंपाइल है, फैक्ट है इसमें। तो ये लगभग सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध से आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। प्रकाश चक्र, सर्किल ऑफ द इल्यूमिनेशन, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की दो गतियाँ हैं। नंबर एक, घूर्णन, रोटेशन या दैनिक गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। नोट, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का रैखिक वेग अन्य स्थानों की तुलना में अधिक होता है। इस कारण भूमध्य रेखा पर स्थित देश पृथ्वी के घूर्णन के उच्चतम रैखिक वेग का प्रतिनिधित्व करेगा। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं एशिया के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। नंबर 2, परिक्रमण, रिवॉल्यूशन या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। नक्षत्र दिवस, सेंट्रल डे, एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। सौर दिवस, सोलर डे, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। नोट, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। उपसौर, पेरिहेलियन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अपसौर, एफेलियन, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। एप्साइड रेखा, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अक्षांश, लैटिट्यूड, विषुवत वृत्त से या उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त व 0 अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जो सबसे लंबा दीर्घतम अक्षांश है और पृथ्वी की परिधि पर केंद्रित है। विषुवत वृत्त की उत्तरी और दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री के अंतराल से खींचे जाने पर 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश समानांतर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों को 0 डिग्री होगा। सभी स्थानों का अक्षांश 0 डिग्री होगा। भूमध्य रेखा के
उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा इसके दक्षिण में स्थित अक्षांश को रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नोट: यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 यानी कि 89 अक्षांश समानांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या 179 होगी। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया व वेस्टर्न सहारा, बहामास एवं मैक्सिको। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती एवं साओ तोमे एवं प्रिंसिपे। देशांतर: लॉन्गिट्यूड: ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं अथवा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मत से एक निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान माध्यम रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। प्रधान मध्यम रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। शून्य अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती हैं। नोट: मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद बिंदुओं को भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। संक्रांति सोलिस्टिक: सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति कैंसर सोलिस्टिक: 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म आयनात कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नोट: नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। मकर संक्रांति कैप्रिकॉर्न सोलिस्टिक: 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति या शीत आयनात कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषु यानी कि इक्विनॉक्स 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पृथ्वी का दिन रात बराबर होते हैं। इसे विषु कहा जाता है।
23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे का अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े एवं रातें छोटी होती हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर 2 दिन की अवधि 6 महीने की हो जाती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक का सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है और इस प्रकार उत्तरी ध्रुव पर एवं दक्षिणी ध्रुव पर दोनों पर 6 महीने तक दिन व 6 महीने तक रात रहती है। नोट: पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुके होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स: जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या न्यू मून को ही होता है। चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स: जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र में चंद्रमा गुजरते हैं, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो जाता है। समय का निर्धारण: एक देशांतर का अंतर होने पर समय से 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, फलतः ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। नोट: वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं को प्रधान मध्याह्न माना गया और इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया है। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण इसी को आधार मानकर किया जाता है, चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा: 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में 1 दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 0 से 180 पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय में 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात 1 दिन रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर बृहस्पति 25 सितंबर 2003 ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हो तो 180 पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2023 की मध्य रात्रि होगी, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर
3 ईस्वी की मध्य रात्रि होगी। इसका अर्थ यह है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती हैं। जब इस रेखा की पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जा सकता है: ट्रेवल टू ईस्ट वन डे मोर टू फीस्ट, ट्रेवल टू वेस्ट वन डे लेस। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करते। यह 180 डिग्री देशांतर के दाएं या बाएं मुड़ जाती है ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो और लोगों को तिथि के बारे में भ्रम न हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने एवं साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह पूर्व की ओर मोड़ी गई है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। 184 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। नोट: बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। समय जोन व मानक समय: विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री पर है, जो कि ग्रीनविच या नॉर्वेजियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामोत्तर पर स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 गुणे 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटे पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे तथा ग्रीनविच से दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में है। मानक समय 7.5 डिग्री के गुणक में लिया जाता है। नोट: कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है तथा ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। विषुवत रेखा इक्वेटर: पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों में बराबर दूरी पर होती है। यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कटिबंध जोन: प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न है। नंबर 1 उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन,
विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। दूसरा, उपोष्णकटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन 30 से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। 3, शीतोष्णकटिबंध टेम्परेट जोन 45 से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं, अर्थात यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। चौथा, ध्रुवीय कटिबंध पोलर जोन 66 से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। अच्छा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमा करती है। ध्रुव, पृथ्वी पर वह 2 बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है। अक्षांश किसी स्थान के विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी। अक्षांश वृत्त विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त। देशांतर किसी स्थान की प्रधान मध्यम रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। देशांतर रेखाएं एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त। स्थानीय समय किसी स्थान के माध्यम सूर्य से निर्धारित किया गया समय, यानी किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो दिन के 12 बजते हैं और इस समय को यहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। मानक समय किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा का स्थानीय समय। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहाँ पाई जाने वाली पदार्थों की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दाब, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रयास किए गए। पृथ्वी के अंदर के हिस्सों को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 भूपपटी क्रस्ट, नंबर 2 आवरण मेंटल एवं तीसरा है केंद्रीय भाग कोर। भूपपटी पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपपटी क्रस्ट पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपपटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग हैं, नंबर 1 सियाल, नंबर 2 सीमा। सियाल क्षेत्र सिलिकॉन एवं एल्यूमिना तथा सीमा क्षेत्र सिलिकॉन एवं मैग्नीशिया की बहुलता होती है। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवं यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। नोट: पृथ्वी की भूपपटी बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। भूपटल की रचना सामग्री: वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60%, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन 27.72%, तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम 8.13%, चौथे स्थान पर लोहा 5%, पाँचवें स्थान पर कैल्शियम 3.63%, छठे स्थान पर सोडियम 2.83%, सातवें स्थान पर पोटेशियम 2.59% एवं आठवें स्थान पर मैग्नीशियम 2.9%। यानी पृथ्वी के संपूर्ण प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है। शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकेल एवं अन्य पदार्थों से मिलकर बना है। मेंटल: 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। कोनराड असंबद्धता: ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड संबंध कहते हैं। मोहविक डिसकंटिन्यूटी यानी कि असंबद्धता क्रस्ट एवं मेंटल के बीच की को कहते हैं। रेपटी या ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को क्षेत्र को।
गुटेनबर्ग या निचले मेंटल और ऊपरी क्रोड को लेहमन लेमन कहते हैं, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के बीच। केंद्रीय कोर, केंद्रीय भाग कोर। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर निकेल व फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव्य अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचे क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया था कि पृथ्वी नारंगी के समान। जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया था। पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर एवं वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जैवमंडल यानी बायोस्फीयर। पहला टॉपिक है स्थल मंडल। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्र व जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 का है। 1 मिनट पानी पी लूँ। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8850 यानी कि 8850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मैरियाना गर्त 11022 मीटर है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। स्थल मंडल महाद्वीप क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 12 से 20 किलोमीटर है। चट्टान रॉक। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी के बाहरी सतह की संरचना की मूलभूत इकाइयाँ हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अग्नीय इग्नियस रॉक। अग्नीय चट्टान इग्नियस रॉक या मैग्मा या लावा के जमने से बनती हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो आदि। अग्नीय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती हैं। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैंगनीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं, सिलिका एवं एल्यूमिनियम। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण होता है। पेग्मेटाइट कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। एकमात्र अभ्रक तत्व वाला खनिज नहीं है। एकमात्र अभ्रक तत्व वाला खनिज नहीं है। अग्नीय चट्टानी पिंड इग्नियस रॉक बॉडीज। मैग्मा के ठंडा होकर ठोस ऊपर धारण करने से विभिन्न प्रकार के अग्नीय चट्टाने पिंड बनते हैं। इसका नामकरण इसके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी अग्नीय चट्टानों से बनते हैं। ब्रैकेट में है अग्नीय चट्टान का रूपांतरण अग्नीय कायांतरित। ग्रेनाइट नीस में परिवर्तित होता है। साइनाइट, ये साइनाइट नीस में गेब्रो सर्पेंटाइन, बेसाल्ट सिस्ट, बिटुमिनस कोयला, ग्रेफाइट। बैथोलिथ, यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह मैग्मीय पदार्थ का एक बृहद पिंड है जो भूपटल की गहराई में ठंडा होता है और एक बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है
यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिस 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। स्टॉक, छोटे आकार में बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबद नुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। लेखोलिथ, यह मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है, तो इसे लेकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लेकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। नोट: लेकोलिथ बहिर्वेधी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेधी प्रतिरूप है। डी लेपोलिथ, लेपोलिथ जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो इसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। फैकोलिथ, जब मैग्मा लहरदार प्रकृति में जमता है तो उसे फ्रैंकोलिथ कहलाता है। यवसिल, यह मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को सीट कहते हैं। डाक या डाइक, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं सेलखरी आदि। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह एस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता था। प्रवेश चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक, ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे कि स्लेट, संगमरमर, नाइस सिस्ट। कायांतरित चट्टान का रूपांतरण, कायांतरित एवं कायांतरित स्लेट, फाइलाइट सिस्ट। नोट: विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। वह 430 करोड़ वर्ष पहले बने हैं, जो पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ पश्चात बना है। ज्वालामुखी वॉल्केनो, ज्वालामुखी भूपटल पर प्रकृत छेद या दरार है जिसे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। पहले टेयर्स की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख हैं इटली का एटना, स्ट्रोम्बोली, मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार होता है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें
सदा प्रज्वलित गैस निकलता है जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नोट: विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप यूएसए पर है। नंबर 2, सुषुप्त ज्वालामुखी डॉर्मेंट वोल्केनो, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। उदाहरण: वेसुवियस भूमध्य सागर, क्राटाटोवा सुंडा स्टेट, फ्यूजियामा जापान, मेयन फिलीपींस। शांत या स्टेंट वोल्केनो वैसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं है, जिसके उदाहरण हैं कोह सुल्तान एवं देवबंद ईरान, पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। गेसर: बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही से गेसर कहा जाता है। जैसे कि ओल्ड फेथफुल गेसर या यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इसमें गैस व जलवाष्प निकलता है। गंधक युक्त धुआंरों का सोलफतारा कहा जाता है। अलास्का यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी या वैली ऑफ द 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी, ऊंचाई लगभग 19,613 फीट, इक्वाडोर में है। कोटोफेजी कहाँ है? कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। विश्व की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। भूकंप भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। प्राथमिक अथवा पी तरंगें, प्राइमरी और पी वेव्स। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिसमें ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों का अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। यह ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य होती हैं, जिसके कारण यह चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती हैं। द्वितीय अथवा यस तरंगे, सेकेंडरी वेव, इससे इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं और तरल माध्यम से लुप्त हो जाती हैं। औसत वेग 4 किलोमीटर पर सेकंड। तीसरा है सतही अथवा एल वेव, सरफेस और द एल वेव। यह धरातलीय या लंबी तरंगे के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम था आर वेव्स। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। इसकी चाल 1.5 to 3 किलोमीटर पर सेकंड है। इसकी तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। नंबर 1, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाती हैं व कम घनत्व वाले वेग से गुजरने पर घट जाती हैं। बिल्कुल। दूसरा, केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं।
परंतु वहाँ पर उसका वेग कम हो जाता है। सी, गौण तरंगें द्रव पदार्थों से ही गौण तरंग द्रव पदार्थों में से नहीं गुजर सकती। डी, एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं। ई, विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय वह तरंगें परावर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। केंद्र, अब केंद्र के बारे में, कोर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब भूकंप के उद्गम स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस, एल तीनों प्रकार की तरंगें पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंग अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के पास 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा यस तरंगें पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर यस तरंगें लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगें अपवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र शैडो कहा जाता है। अधिकेंद्र, इपिक सेंटर, ये बेसिकली ये केंद्र पृथ्वी के ऊपर जो भूकंप का उद्गम स्थान था उस केंद्र की बात है, कोर की नहीं। आगे है अधिकेंद्र, इपिक सेंटर। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अभिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगें पहुंचती हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा तरंगों उत्पन्न लहरों को अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगों को जापान में सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसकी 3 स्केल हैं। नंबर 1 राशि फेरल स्केल, नंबर 2 मार्केली स्केल, नंबर 3 रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिएक्टर स्केल का विकास अमेरिका वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। यह एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2 या 3 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।